ओके गाइस, सो अगेन वेलकम टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर रहे थे कि हम हर एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। काफ़ी लोगों की क्वेरी आई कि सर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे कि नहीं बताएंगे, थ्योरी लेक्चर तो नहीं होंगे, ठीक है, केवल बोर्ड पे ही हम डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं समझेंगे। सो नाउ योर वेट इज ओवर, राइट। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, स्टैक। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किसी भी प्रैक्टिकल वीडियो को तभी देखें जब आप इसके थ्योरेटिकल वीडियो को पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम लोग जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हम हर टॉपिक को बोर्ड पे भी समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की भी बात करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टैक का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझा था, स्टैक क्या है ना, व्हाट इज एन स्टैक। जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड एंड ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस। स्टैक के हमने इंप्लीमेंटेशन एग्जाम्पल भी देखे थे, राइट, कि मैंने आपको बताया था रिकर्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक है। देन वी डिस्कस द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। दैट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड in very detailed manner in our theoretical class, but now it's turn to implement it practically। कि जो हमने मैन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन बनाई थी बोर्ड पे, उसको किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, कैसे हम स्टैक का मैन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन के मेथड्स लिखेंगे, है ना, पुश मेथड, पॉप मेथड, डिस्प्ले मेथड। और इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली रन भी होते हैं। नहीं तो कई बच्चे डाउट में थे कि सर ये आप थ्योरेटिकल पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकली रन होंगे या नहीं होंगे। सो लेट इट स्टार्ट, सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, एंड दैट इज व्हाट, स्टैक, राइट। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम यूजिंग सी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले सी को इंस्टॉल कर लें अपनी मशीन पे। इफ यू हैव ऑलरेडी हैव सी, सो नो नीड टू इंस्टॉल। और यहाँ पर जो सी हम यूज कर रहे हैं वो है टर्बो सी प्लस प्लस, विच इज डॉस बेस्ड सी। पर देर आर मल्टीपल ऑप्शन ऑफ सी लैंग्वेज, यू कैन यूज एनी वन, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉजिक। चाहे आप उसको किसी भी सी के एडिटर में लिखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बट लिखना सी में ही है, ये ध्यान रखिए। आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, आप डेव सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, या आप वेब बेस्ड कोई एडिटर यूज कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। लेकिन हम जो सी यूज कर रहे हैं वो डॉस बेस्ड है। वो इसलिए भी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, सो दे वॉन्ट द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूजिंग डॉस बेस्ड सी एंड सी प्लस प्लस, राइट। सो दैट्स वाई हम लोग डॉस बेस्ड सी एंड सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स ओपन सी environment and go with the new method, okay। अब यहां पर आप देखिए, जब आप सी को ओपन करेंगे तो हो सकता है आपके सिस्टम पे आपको एक ऑप्शन चेंज मिले। यहां जो ये आ रहा है ना, नो नेम डॉट सी, मे बी पॉसिबल आपकी मशीन पर आपको मिलेगा नो नेम डॉट सीपीपी। उसका रीजन ये है कि ये जो एडिटर है ये बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का है, जिसमें हम सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आपको जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन मिलेगा वो डॉट सीपीपी मिलेगा। नो डाउट आप उसके साथ भी सी का कोड लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सी प्लस प्लस पढ़ा है, वी नो दैट कि हम सी प्लस प्लस में सी का कोड लिख सकते हैं। बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप अगर सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इस एक्सटेंशन को डॉट सी में ही सेव करें। तो करना कुछ नहीं है आपको, केवल यहां पर ऑप्शन में जाके इन्वायरमेंट में आना है, एडिटर में जाना है, और यहां पर अगर आपकी मशीन पे डॉट सीपीपी लिखा है तो उसको चेंज करके आप डॉट सी कर दें, जो मेरी मशीन पे ऑलरेडी है। आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा सीपीपी, तो जस्ट रिमूव इट एंड गो विद द सी। और जब आपको लगता है कि आपको सी प्लस प्लस का कोड लिखना है, ठीक है, तो आप इसको सी के बजाय जाओ सीपीपी कर दें। जैसे एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों इंप्लीमेंटेशन बता देता हूं। अभी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन सी है, आई चेंज इट विद डॉट सीपीपी, लेकिन ये इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। बट व्हेन आई ओपन अ न्यू फाइल, नाउ इट्स अ नो नेम डॉट सीपीपी, ओके। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे न्यू फाइल डॉट सी एक्सटेंशन के साथ मिले। सो अगेन गो टू द एनवायरमेंट, एडिटर, एंड चेंज दिस बाय डॉट सी, okay, and now open a new file, so now it's get no name dot cpp। तो अब ये यहां पर हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, कि जो हमने बोर्ड पे समझा था हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उतनी ही डिटेल में यहां पर प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप पहले उसको देखें, उसको समझें, उसके बाद यहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आए, राइट। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा एडवांटेज है, अगर आप सीधे प्रैक्टिकल कोड देखेंगे तो मे बी पॉसिबल आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही ना है जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस किए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, इसका नाम हमने चेंज कर दिया
इसको मैंने रख दिया सपोज माई स्टैक, ओके, आप नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं, इट्स माई स्टैक डॉट सी। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड 2 हेडर फाइल जो कंपलसरी हम यूज करते हैं, जो हमने डिस्कस की है, ठीक है। देन विल डिफाइन मैक्रो स्टेटमेंट, हैश डिफाइन मैक्स साइज, इसकी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में की है, ओके। सो मैं फिर आपसे वही बोलूंगा कि आप पहले लास्ट वीडियो पे को वॉच करें एंड देन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आए, तो आप लोगों के लिए अच्छा है बॉस कि आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट, कि मैंने ये मैक्रो क्यों डिफाइन किया है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया, ऐसे आगे और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, ओके। देन आफ्टर हमें चाहिए कि स्टैक अरे, तो हमने एक स्टैक नाम का अरे बनाया जिसकी साइज हमने क्या रखी है, मैक्स साइज, ओके। देन टॉप, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, -1, ये हमारा टॉप हो गया, ओके। एंड देन आफ्टर हमें मेनू डिजाइन करना है, जो हम लोगों ने बोर्ड पे डिजाइन किया था उसको प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मेनू का हेडिंग देना है जो कि हमारा स्टैक मेनू है, तो हमने यहाँ लिख दिया स्टैक मेनू, और आप हर स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे लिखें। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम नेक्स्ट लाइन के लिए सी में यूज करते हैं /n। देन हमें चॉइस देना है यूजर को, क्या क्या, नंबर 1 पुश /n, नंबर 2 पॉप /n, नंबर 3 डिस्प्ले, ओके, एंड देन /n, नंबर 4 एग्जिट। ये हमारी चॉइस हो गई, ठीक। 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर एग्जिट, राइट। एंड देन printf अगेन अ लाइन /n, ओके। ये अपनी लाइन आ गई, इसको प्रॉपरली थोड़ा सा एंड तक लेके जाते हैं ताकि वो लुक एंड फील थोड़े ठीक दिखें। अब ये डॉस बेस सी है तो यहाँ पर हम सिंपल डिजाइनिंग कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट लॉजिक है बॉस, डिजाइनिंग तो आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर दें, ओके। देन आफ्टर printf क्या करना है, एक बार ये डिजाइन करने के बाद एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, और ये चॉइस हमें यूजर से स्कैन करनी है, scanf, but for that we need a variable integer choice, okay, and scan the data, scanf %d, %, choice, ठीक। अब क्या किया था, रिमेंबर, चॉइस के अकॉर्डिंग हमने यूजर से, चॉइस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि यदि चॉइस 1 है, ठीक है, स्विच केस लगाया था कि यदि मेरी चॉइस 1 है तो मुझे पुश करना है, चॉइस 2 पे मुझे पॉप करना है, तो ये हमने चॉइस को ले लिया स्विच में, ठीक। और हर चॉइस का हमने केस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया। केस 1 इट्स पुश फंक्शन, सेव करते रहे प्रोग्राम को, ठीक है, ब्रेक। केस 2 इट्स पॉप फंक्शन, then break. In case 3 it's a display function and then break, right। तो ये हमारे केस 1, केस 2, केस 3 हो गए, ओके। और ये पूरा का पूरा कोड हमें कब तक रन करना है, जब तक यूजर चॉइस 4 ना दे दे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, हमने डिस्कस किया था कि ये पूरा लूप हमने, पूरा कोड हमने किसमें लिख दिया, while choice not equal to 4। और इस मेनू को एक बार आप अच्छे से समझ लें स्टैक में, क्योंकि क्यू, सर्कुलर क्यू, लिंक लिस्ट, सब में हम इसी मेनू को यूज करने वाले हैं। तो मैं आने वाले एप्लीकेशन में फिर से मेनू नहीं लिखूंगा, मैं इसी मेनू में चेंजेस करूंगा। आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम विद द क्यू नेम एंड आई मेक द चेंजेस इन क्यू, ठीक है। जो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो आप एक बार इस मेनू को अच्छे से समझ लें कि हमने मेनू को किस तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि ये मैं थ्योरेटिकल भी बता चुका हूं और मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बता रहा हूं इस चीज का, राइट। तो पुश, पॉप, डिस्प्ले, तीनों फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं, लूप हमने लगा दिया, राइट। और इसके बाद हमारे मेनू को, सॉरी, मेन को हमने क्लोज किया, लेकिन बिफोर दैट गेट ch, यहाँ पर आप चॉइस के पहले CLR, SCR, ठीक। और इन तीनों फंक्शन को अभी हम क्या करते हैं, ब्लैंक डिफाइन करते हैं। और एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कहीं कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये अभी हमें डिफाइन करना है, राइट। तो एक बार हम इसको
ब्लैंक के साथ रन करके देखते हैं कि कहीं हमारा प्रोग्राम कहीं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ताकि फिर हम फोकस करेंगे केवल पुश पॉप और डिस्प्ले पे। जब भी कभी भी आपको ऐसी एप्लीकेशन बनाना है जो नंबर ऑफ लाइन जिसमें ज़्यादा है, तो उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रन करके देखिए, ताकि हम उतने पार्ट से बेफिक्र रहें क्या ठीक है इतना कोड हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, राइट। फिर हम आगे जाके नेक्स्ट कोड पे फोकस करेंगे। सो लेट्स रन इट। ओके, नो इश्यूज, परफेक्टली है, कुछ ठीक है। डिस्प्ले में आगे पीछे स्टेटमेंट आ रहे हैं तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ये पुश फंक्शन को हमने थोड़ा सा स्पेस के साथ दे दिया, इसको यहाँ ले लें अपन, ठीक है। तो डिजाइनिंग हमारी परफेक्ट है। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स, राइट। तो पुश फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पुश में हम क्या चेक करते हैं कि यदि टॉप कहां पर है, सॉरी, सबसे पहले पुश में आपको ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करना है। तो आई होप यू गाइज रिमेंबर स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है कि यदि आपका टॉप, यस टेल मी, यदि आपका टॉप इक्वल टू है मैक्स साइज -1, ग्रेट। यदि अपना टॉप मैक्स साइज -1 पर पहुंच गया, इसका मतलब है प्रिंटफ स्टैक इज ओवरफ्लो। और ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जब तक डेटा स्ट्रक्चर अरे को यूज करके इंप्लीमेंट होगा, बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अगर आपका अरे है, तो ओवरफ्लो तो बॉस आपको स्टैक में भी मिलेगा, अगले टॉपिक क्यू में भी मिलेगा, उसके नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर क्यू में भी मिलेगा। क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे लेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन आपको चेक करना ही है। ये तब चेक नहीं करेंगे हम जब हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे, जिसमें अभी टाइम है, राइट। लेकिन यदि मेरा स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो क्या करना है मुझे? यदि स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो सिंपल, मुझे यूजर से एक नंबर स्कैन करना है, printf/n एंटर एन एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट को स्कैन करके scanf %d, %n, ठीक है। और अब ये जो एलिमेंट है मुझे स्टैक में पुश करना है यूजिंग टॉप। तो हमने स्टैक में पुश कैसे किया था यूजिंग टॉप? एनीवन रिमेंबर? अरे क्या किया था? सबसे पहले हमने टॉप को इंक्रीज किया, है ना, टॉप ++, क्योंकि टॉप अभी आपका -1 पे है, बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर आपका अरे है, तो टॉप को होना चाहिए 0 पोजीशन पे। तो हमने टॉप को इंक्रीज किया और इस स्टैक में टॉप के थ्रू हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू n। दिस इज व्हाट योर पुश फंक्शन। कि सबसे पहले हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की, यदि ओवरफ्लो नहीं है तो हमने यूजर से एलिमेंट स्कैन किया, टॉप को इंक्रीज किया, और टॉप को इंक्रीज करके हमने स्टैक में एलिमेंट को पुश कर दिया। सिंपल, राइट। जस्ट सेव दिस। लेकिन आप देखो, यदि मैं अभी इसको रन भी करता हूं तो ये सेंसलेस है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा स्टैक में एलिमेंट पुश हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब पुश हुआ तो डिस्प्ले होगा, तभी तो हम समझेंगे ना स्टैक में एलिमेंट पुश हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले हम डिस्प्ले का फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर एक बार पुश और डिस्प्ले को रन करके देखते हैं, और फिर उसके बाद एंड में हम पॉप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और पॉप में हम एक और चीज समझेंगे, जैसे हमने थ्योरेटिकल क्लास में समझा था कि जब भी एलिमेंट पॉप होगा तो वो परमानेंटली पॉप नहीं होगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अगर अरे है तो एलिमेंट परमानेंटली तो डिलीट नहीं होगा, तो फिर वो किस तरीके से वर्किंग करेगा, लेट्स डिस्कस व्हेन विल कम टू द पॉप मेथड। अभी तो फिलहाल डिस्प्ले में हमने सबसे पहले कंडीशन चेक की, विच वन? एम्प्टी कंडीशन, कि यदि आपका टॉप -1 पे है, ठीक है, क्योंकि हमारी एम्प्टी कंडीशन क्या होती है स्टैक की, यदि टॉप -1 पे है दैट मींस printf स्टैक इज एम्प्टी। हमने क्या चेक कर लिया? स्टैक इज एम्प्टी। यदि आपका टॉप -1 पे है, इसका मतलब है आपका स्टैक एम्प्टी है। पर यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्या करना है? टॉप के थ्रू ही एलिमेंट को रिमूव भी करना है। तो ये जो कंसेप्ट हम लिखते हैं ना, n = स्टैक ऑफ टॉप, आप लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा वॉच करें, विजिट करें, तो हमने डिस्कस किया था कि ये कोई परमानेंटली रिमूवल नहीं है, है ना। किसी भी एलिमेंट को असाइन करना डिलीशन या पॉप नहीं कहलाता है, लेकिन ये हमारा अजम्पशन है कि यदि हमने स्टैक ऑफ टॉप के एलिमेंट को n में असाइन कर दिया है, इट मीन्स ये हमारे हिसाब से स्टैक से पॉप हो चुका है। तो हमने बाकायदा मैसेज भी दे दिया। लेकिन ये सब कोड तब लिखना है आपको जब आपका स्टैक एम्प्टी, ओहो अपन डिस्प्ले मेथड लिख रहे हैं, ओके 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 ओके, सॉरी, मैंने डिस्प्ले में एक्चुअली डिलीशन का कोड लिख दिया है। सो डिस्प्ले में तो हमें क्या करना है, यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मुझे
स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट करना है, राइट। तो स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमने सिंपली मैसेज दिया printf एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, ठीक है। मैसेज दिया एलिमेंट ऑफ स्टैक /n और एक सिंपल फॉर लूप लगाया फॉर i इक्वल्स टू कहां से कहां तक एलिमेंट डिस्प्ले करना है हमें। मैंने आपको बताया था दो तरीके, या तो आप 0 से टॉप भी कर सकते हैं, बट बेटर है वी शुड गो फॉर टॉप टू 0, है ना। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि हमें टॉप से लेके 0 तक के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो फॉर i इक्वल टू टॉप, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज i माइनस माइनस, ठीक है। टॉप से लेके 0 तक अगर आप एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो आपको प्लस प्लस की बजाय टॉप i को माइनस माइनस करना है, राइट। एंड देन printf %d and we want every element in next line, so go for /n comma stack of I, है ना, stack of I। तो ये है हमारा डिस्प्ले का मेथड कि जिसमें हमने सबसे पहले एम्प्टी कंडीशन चेक की है, ओके, कि यदि यूजर एम्प्टी स्टैक में डिस्प्ले बोलता है तो ऑब्वियसली बात है मैसेज आना चाहिए स्टैक इज एम्प्टी, ओके। सो इफ टॉप इक्वल टू -1 स्टैक इज एम्प्टी, बट इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी तो मुझे टॉप से लेके 0 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट होके मिलना चाहिए। सो लेट्स चेक इंसर्ट एंड डिस्प्ले मेथड 1। देखो आप, अगर मैं डायरेक्टली डिस्प्ले बोलता हूं आई गेट अ मैसेज स्टैक इज एम्प्टी, लेकिन अगर मैंने पुश किए कुछ एलिमेंट 10 सपोज, देन अगेन पुश 20, अगेन पुश 30, अगेन पुश 40 एंड 50, सपोज अभी हमने 5 एलिमेंट पुश किए हैं एंड देन डिस्प्ले, सो आई गेट द एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50। और आप देखो स्टैक के रूल के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले दिया था 10, सबसे लास्ट में दिया था 50। अब पॉप कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दैट इज 50। सो ये टास्क अभी हम पॉप मेथड में देखते हैं कि जब हम पॉप करेंगे तो आपसे ये कोई पोजीशन नहीं मांगेगा, इट इज ऑटोमेटिकली रिमूव द एलिमेंट 50 फ्रॉम दिस स्टैक, ठीक। सो लेट्स चेक। अब आते हैं हम पॉप मेथड पे। तो पॉप में भी मुझे सबसे पहली कंडीशन तो एम्प्टी की चेक करना है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको। यदि मेरा स्टैक यदि टॉप -1 पे है इसका मतलब स्टैक आपका एम्प्टी है, बट यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, टॉप से एक एलिमेंट को पॉप करना है। तो ये हमने जो अभी डिस्कस किया था, गलती से वो कोड हमने डिस्प्ले में लिख दिया था, ठीक है, कि यदि आपको एलिमेंट पॉप करना है तो हमने क्या किया, स्टैक ऑफ टॉप पोजीशन के एलिमेंट को एन में असाइन कर दिया, ठीक है, और टॉप को डिक्रीज कर दिया। टॉप को डिक्रीज इसलिए किया क्योंकि हम जब एलिमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं तो टॉप से लेके 0 तक कर रहे हैं। तो यदि मान लो आपका एलिमेंट टॉप वाला एलिमेंट आपने एन में असाइन कर दिया है तो ये परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग यू। और ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली रन करके बताता हूँ। जब एक टेम्परेरी फंक्शन बनाएंगे और ये देखेंगे कि सारे एलिमेंट पॉप करने के बाद वो अरे में रहते हैं या डिलीट हो जाते हैं। वो अरे में ही रहेंगे, लेकिन चूंकि हम उनको डिलीट मान चुके हैं या पॉप्ड एलिमेंट मान चुके हैं, तो जब भी नया एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो वो उन्हीं एलिमेंट को ओवरराइट कर देगा। बट इट इज नॉट परमानेंटली डिलीशन, अगेन आई एम टेलिंग यू। परमानेंटली डिलीशन तब होगा जब आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट विच इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। तो फिलहाल तो हमने टॉप को माइनस किया और यहां हमने लिख दिया printf पॉप्ड एलिमेंट इज %d, हमने ये मान लिया कि जो एलिमेंट n में आया है वो पॉप हो चुका है, ठीक है। एंड लेट्स चेक दिस कोड। अब हम पुश करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, पॉप करते हैं, फ्रिक्वेंटली सारे कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुश का फंक्शन, ये हमारा पॉप का फंक्शन, ठीक है। लेट्स चेक द कोड वंस अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टैक हमने डिक्लेयर किया, मेनू हमने डिजाइन किया, मेनू डिजाइन करने के बाद फर्स्ट विल डिफाइन पुश मेथड, ओके, देन विल डिफाइन पॉप मेथड एंड देन विल डिफाइन डिस्प्ले मेथड, ओके। लेट्स रन दिस कोड। तो अब यदि मान लो मैं डायरेक्टली पॉप बोलता हूं तो देर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन स्टैक, सो आई गेट अ मैसेज स्टैक इज एम्प्टी। बट इफ आई पुश सम एलिमेंट सपोज 10, अगेन पुश 20, 30, 40, एक बार स्टैक को पूरा ओवरफ्लो करके देखते हैं हम। ओके,
10 to 100 10 एलिमेंट्स हम एंटर कर चुके हैं और हमने मैक्स साइज भी 10 ली हुई थी, राइट। तो अब अगर मैं पुश बोलता हूँ, आई विल गेट अ मैसेज स्टैक इज ओवरफ्लो, डिस्प्ले सी दिस वन, okay, you'll get a message 10 to 100 element in the form of stack. But when I go for popped element is 100, again popped element is 90, again popped element is 18, then when I displayed it, तो हमें एलिमेंट मिल रहे हैं 10 से 70। वो जो 3 एलिमेंट हमने अभी पॉप किए हैं, रिमेंबर वो अभी स्टैक में है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, तो वो अभी अरे में है। लेकिन अब जब मैं नया एलिमेंट इंसर्ट पुश करूंगा तो आपके पुराने एलिमेंट पे नए एलिमेंट ओवरराइट हो रहे हैं। जैसे मैंने नया सपोज नेक्स्ट एलिमेंट दिया वॉट एवर 110 एंड व्हेन आई डिस्प्ले इट, सो ये जो एलिमेंट आपने इंसर्ट किया पुश किया है ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट के ऊपर ओवरराइट हो गया है, ठीक है। तो हम एक टेम्परेरी मेथड बना के अभी चेक करते हैं कि जिन एलिमेंट को हम पॉप कर रहे हैं क्या वो स्टिल अरे में है। ओके, तो एक काम करते हैं हम, जैसे हमारे हिसाब से वो पॉप हो चुके हैं और वो हमें चेक नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिन एलिमेंट को आपने पॉप किया है आर दे स्टिल एग्जिस्ट इन अरे और दे परमानेंटली रिमूव्ड। तो सिंपल सा आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, दे आर स्टिल एग्जिस्ट इन अरे। बट सिंस हमने पॉप एलिमेंट मान लिया है तो हमारे हिसाब से वो पॉप हो चुके हैं, क्योंकि व्हेन वी पुश द न्यू एलिमेंट इट ओवरराइट द प्रीवियस एलिमेंट। बट एक बार हम इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि क्या वो वाकई में पॉप होने के बाद अरे में रहते हैं। तो कुछ नहीं करना है हमें, केवल यहां पर एक टेम्परेरी चॉइस 4 ले लेते हैं, हम चॉइस 5 ले लेते हैं क्योंकि 4 हमारा एग्जिट है, और एक टेम्प नाम का फंक्शन बनाते हैं। ये मेनू में कहीं नहीं शो करेंगे, हम केवल एक टेम्परेरी मेथड बनाना है और इसको इमीडिएट डिलीट भी कर देंगे, ये चेक करने के लिए कि वो पॉप एलिमेंट अरे में है या पॉप हो चुके हैं, राइट। मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक टेम्प मेथड डिफाइन करते हैं और केवल एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं और फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू टॉप तक हम एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, है ना। फॉर आई इक्वल टू 0 और इसको कुछ नहीं करते हम, केवल प्रिंट करते हैं। ये टेम्परेरी कोड है अपना, परसेंटेज अगेन 5D सॉरी परसेंटेज D एंड कॉमा, क्या लिख दिया मैंने, स्टैक ऑफ आई। ये मेथड में रन करूंगा सारे एलिमेंट को पॉप करने के बाद, है ना। सारे एलिमेंट को पॉप करने के बाद एक बार हम इस मेथड को रन करके देखेंगे। तो यदि मान लो इस मेथड के थ्रू एलिमेंट प्रिंट हुए 0 से लेके टॉप तक, इट मींस कि आपके एलिमेंट स्टैक में है ना। कि हमने 0 से लेके टॉप तक एक बार सारे एलिमेंट चेक करके देखते हैं, राइट। कि एक बार सारे एलिमेंट को रिमूव करने के बाद देन अगेन विल डिस्प्ले दिस एलिमेंट यूजिंग टेम्प मेथड। ओके, सो लेट्स सेव दिस कोड एंड रन दिस कोड। नो डाउट मेनू में आपको वो टेम्प मेथड ना दिखेगा ना वो मेनू स्टैक मेनू का कोई पार्ट है। ये केवल हमने टेम्परेरी एक मेथड बनाया है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कि अब मैंने पुश किया सपोज एलिमेंट 10, अगेन पुश 20, अगेन पुश 30, 40 एंड 50। 5 एलिमेंट के लिए हम ये चेक करते हैं। व्हेन आई डिस्प्लेड इट, नो डाउट दिस आर द करंट एलिमेंट ऑफ स्टैक, है ना। 10, 20, 30, 40, 50 जो हमारे स्टैक के अभी एक्चुअल एलिमेंट्स हैं, जो कि हमें स्टैक में डिस्प्ले भी हो रहे हैं। बट व्हेन आई पॉप 50 पॉप्ड, 40 पॉप्ड, 30, 20, 10, अब मैं पॉप करूंगा तो स्टैक के रूल के हिसाब से मुझे मैसेज मिल रहा है स्टैक इज एम्प्टी। बट यदि मैं चॉइस 5 देता हूं, जो अभी हम मेनू में देखते हैं टेम्प मेथड की, यदि मैं चॉइस 5 देता हूं, why not it display? Okay, let's check this code again. For I equals to 0 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू टॉप आई प्लस प्लस, लेट्स चेक दिस कोड, कहाँ मिस्टेक की हमने। ये टेम्परेरी मेथड हमने केवल स्टैक के एलिमेंट को चेक करने के लिए बनाया है कि जो एलिमेंट आपने पॉप किए हैं वो स्टिल स्टैक में है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है। ओके, तो 0 से लेके टॉप, ओके टॉप तक क्यों करें, टॉप तो आपका डिक्रीज हो गया ना। ओके, 0 से लेके 5 तक टेम्परेरी मेथड हमने बनाई, वो टॉप गलती से हमने ले लिया था क्योंकि टॉप को तो हम डिक्रीज करके -1 पे ले आए ना, तभी तो स्टैक एम्प्टी की कंडीशन आ रही है। ओके, हमने क्या किया, पूरे स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करके 0 से 5 एक लूप लगाया और उसी स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट किया 0 से 5 तक, नॉट टॉप तक,
वो बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था, ठीक है। अगेन आई विल रन दिस, सी दिस वन, 1 पुश 1 130 140 150, ओके, एंड डिस्प्ले। तो अभी तो ये एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, अब वन बाय वन हम इनको पॉप करते हैं। 50 पॉप्ड, 40 पॉप्ड, 30 20 10। अब मैं अगर पॉप बोलूंगा स्टैक इज एम्प्टी, डिस्प्ले बोलूंगा स्टैक इज एम्प्टी, लेकिन जो चॉइस 5 हमने टेम्परेरी ली है जिसमें हमने एलिमेंट डिस्प्ले किए, सी दिस वन, विल गेट दिस एलिमेंट 10 20 30 40 50 0 हो सकता है वो लूप में एक एग्जीक्यूशन ज्यादा रन हो रहा होगा, हमने इक्वल टू शायद लगा दिया होगा, वॉट एवर, ठीक है। सो ये एलिमेंट अगर आपको स्टैक में ऑलरेडी दिख रहे, ये टेम्परेरी मेथड का कोड है, तो इसका मतलब स्टैक में एलिमेंट तो है ना। लेकिन अब क्या होगा देखो, अब जब मैं पुश कर रहा हूं तो नया एलिमेंट ओवरराइट हो गया 10 पे, ठीक है। जब मैं फिर से पुश कर रहा हूं 200 300 400 500, ठीक है। मतलब स्टैक के रूल के हिसाब से आपने 5 एलिमेंट को ओवरराइट कर दिया, तो अब नए एलिमेंट आपके स्टैक में आ गए, दिस वन। अब आप पॉप करेंगे तो बाकायदा ये एलिमेंट पॉप होंगे। मतलब उन एलिमेंट का जिनको हम टेम्परेरी मेथड से देख रहे हैं, उनका स्टैक में होना या ना होना कोई इफेक्ट आपके प्रोग्राम को नहीं कर रहा है, क्योंकि नया एलिमेंट ओवरराइट कर रहा है, डिस्प्ले मेथड इनको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इंटरव्यू अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या एलिमेंट परमानेंटली रिमूव होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आप प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके बताओ, सो दैट आप उसको टेम्प मेथड रन करके बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस पूरे कोड को प्रैक्टिकल लिख के देखिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है सो दैट आस्क मी बाय मेल और बाय पुट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब इसके बाद हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सभी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। सो डोंट वरी, जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम प्रैक्टिकल को भी उतना ही वेटेज देंगे जितना कि हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखते हैं, राइट। तो स्टैक के पहले थ्योरी वाले वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद इस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखिए, ओके। सो दिस इज व्हाट द स्टैक कोड जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।